एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं अध्याय नंबर 6। अगर आप पहली बार मेरे चैनल की क्लास लगा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप पहले पिछले वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्तक तंत्र क्या है? उत्तक तंत्र हम अब तक विभिन्न प्रकार के उत्तकों तथा उनमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर चर्चा कर रहे थे। आओ अब हम देखें कि पौधों के विभिन्न स्थान पर स्थित उत्तक कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उनकी रचना तथा कार्य भी उनकी स्थिति के अनुसार होते हैं। रचना तथा स्थिति के आधार पर उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। ये तंत्र हैं बृहत्त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण तथा मौलिक उत्तक तंत्र, सहवनी उत्तक तंत्र। रचना तथा स्थिति के आधार पर उत्तक तंत्र कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। और ये क्या बनाएंगे? एक तंत्र बनाएंगे जिनमें हम कौन से नाम लेंगे? बृहत्त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण अथवा मौलिक उत्तक तंत्र, सहवनी उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 में। कौन कौन से? बृहत्त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण अथवा मौलिक उत्तक तंत्र और सहवनी उत्तक तंत्र। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। बृहत्त्वचीय उत्तक तंत्र पौधों का सबसे बाहरी आवरण है। नाम से पता चल रहा है, बृह मतलब बाहरी, त्वचा मतलब त्वचा का जो आवरण बना रहा हो। जो बृहत्त्वचीय उत्तक तंत्र है वह क्या है? पौधों का सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बृहत्त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र तथा बृहत्त्वचीय उपांग मूलरोम आते हैं। बृहत्त्वचीय उत्तक तंत्र में कौन कौन से आएंगे? बृहत्त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र। रंध्र आपको पता होगा किसे कहते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? रंध्र। ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? पत्तियों पर, और कभी कभी तने या शाखाओं में भी ये प्रेजेंट होते हैं। और बृहत्त्वचीय उपांग मूल रोम आते हैं। मूल रोम क्या होते हैं? जड़ों पर जो रोम पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? मूल रोम। ये क्या है? जड़। और इस पर ये छोटे छोटे अगर रोम नुमा स्ट्रक्चर मिलेगी उन्हें क्या कहेंगे? मूल रोम। बृहत्त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। बृहत्त्वचा क्या है? पौधों के भागों की बाहरी त्वचा। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है। बृहत्त्वचा की कोशिकाएं कैसी होंगी? लंबी और एक दूसरे के साथ सटी हुई, मतलब साथ चिपकी हुई। एक अखंड सतह बनाती है। क्या बनाएगी? एक अखंड सतह बनाएगी। बृहत्त्वचा प्राय एकल सतह वाली होती है। कैसी होगी? एकल सतह वाली। बृहत्त्वचीय कोशिकाएं पेरेनकाइमी होती हैं। बृहत्त्वचीय कोशिकाएं कैसी होंगी? पेरेनकाइमी, जिनमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है जो कोशिका भित्ति के साथ होता है। इनमें एक बड़ी रसधानी होती है। बृहत्त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल पानी की हानि से रोकती है। मूल में क्यूटिकल नहीं होती। अब बृहत्त्वचीय उत्तक तंत्र के बारे में क्या बताया गया है कि ये एक तो पौधों के सबसे बाहरी आवरण होते हैं, सबसे बाहर मिलते हैं। और इनमें क्या होता है? ये पेरेनकाइमी कोशिकाएं होती हैं। साइटोप्लाज्म बहुत कम पाया जाता है। और इन त्वचा के सबसे बाहरी आवरण होता है, इनमें क्या होती है? एक परत प्रेजेंट होती है, उसका क्या कहेंगे? क्यूटिकल। और ये क्यूटिकल क्या करती है? पानी की हानि रोकने से बचाती है। और मूल में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, मतलब जड़ में क्यूटिकल नहीं पाई जाती। कई बार आप पत्तियों को देखते हैं, पत्तियां अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो वो खुरदरी नहीं होती, चिकनी लगेगी। तो वो चिकनी किस कारण होती है? क्यूटिकल परत के कारण। मतलब वो मोमी या वैक्सी टाइप होंगी और हमें चिकना ऐसापन एहसास करवाएगी। और ये चिकनापन एहसास है, ये क्या करवाएगी? इसके पत्ती को कवर करे रखती है जिससे उसके पानी की हानि ना हो पेड़ की। आगे देखते हैं। रंध्र ऐसी रचनाएं हैं जो पत्तियों की बृहत्त्वचा पर होते हैं। रंध्र क्या है? मैंने बताया छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की बृहत्त्वचा पर होते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र क्या करेंगे? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? इसके द्वारा पानी का
हानि होती है, मतलब पौधों से पानी वाष्प बनकर इन्वायरमेंट वातावरण में मिल जाता है तथा गैसों का विनिमय होता है। इन रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। द्वार कोशिकाएं क्या होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं का आकार कैसा होगा, सेम के आकार का, उन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। द्वार कोशिकाएं क्या होती है, रंध्र में प्रेजेंट होती है और इन कोशिकाओं का आकार सेम के आकार का होता है। आगे देखते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। घास में द्वार कोशिकाएं कैसी होती है, डंबलाकार होती है। द्वार कोशिकाएं बाहरी भित्ति पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। कैसी होंगी इनकी, बाहरी भित्ति होगी वो पतली और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और यह रंध्र के खुलने और बंद होने के क्रम को नियमित करेगा। कभी कभी कुछ बृहत्तवचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है। इन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती हैं। क्या कहा है, जो द्वार कोशिकाएं होती है उनके आसपास के एरिया को हम क्या कहेंगे, सहायक कोशिकाएं। उनके आसपास की कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, सहायक कोशिकाएं। और रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर क्या बनाएंगी, रंध्रीय तंत्र। इसका डायग्राम देखते हैं हम। सेम के आकार वाली द्वार कोशिका सहित रंध्र और डंबलाकार वाली कोशिका सहित रंध्र। ये डंबलाकार किसमें पाई जाती है, घास में। अब क्या है, ये बृहत्तवचीय कोशिका है। क्या है, ये वाली बृहत्तवचीय कोशिका। इसके बाद भी ये कौन सा आएगा, सहायक कोशिकाएं। और इनके अंदर ये द्वार कोशिका होगी जो स्वयं के आकार की होती है। ये क्या कहेंगे, सेम के आकार की द्वार कोशिका। और द्वार कोशिका के आसपास वाले एरिया को क्या कहेंगे हम, सहायक कोशिका। इसमें ये क्या होगी, द्वार कोशिका। घास में द्वार कोशिका कैसी है, डंबलाकार, जैसे डंबल होते हैं ना वैसे। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, रंध्र और क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं। बृहत्तवचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम होते हैं। जो बाहरी त्वचा की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होंगे, अनेक रोम होंगे। इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बृहत्तवचा कोशिकाओं को एक कोशिकीय दीर्घिकण स्वरूप होती है जो जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती है। क्या कहा गया है कि जड़ के अंदर जो रोम पाए जाते हैं वो किस में सहायक होंगे, जल तथा खनिज तत्वों के अवशोषण करने में सहायक होंगे। तने पर पाए जाने वाली ये बृहत्तवचीय रोम त्वचा रोम ट्राइकोम्स कहलाते हैं। और जो तने पर रोम पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, त्वचा रोम या ट्राइकोम्स। प्रोहतंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। प्रोहतंत्र में त्वचा रोम कैसे होंगे, बहुकोशिकीय। ये शाखित अथवा अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं। कैसे, शाखित भी हो सकते हैं, अशाखित भी हो सकते हैं, कोमल और नरम होंगे। ये स्रावी हो सकते हैं। स्रावी मतलब इनसे कोई टैनिन, रेजिन, गूंद वगैरह का स्रावण हो सकता है। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल को हानि से रोकते हैं और वाष्पोत्सर्जन से जल की जो हानि होती है उनको भी रोकते हैं। आगे देखते हैं हम भरण ऊतक। भरण ऊतक तंत्र में क्या देखेंगे कि बृहत्तवचा तथा सहवन बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं। क्या कहा है इसने, दोबारा फिर से देखते हैं। जो बाहरी त्वचा, बृहत्तवचा तथा सहवन बंडल को छोड़कर के अतिरिक्त सभी ऊतक क्या कहेंगे, भरण ऊतक बनाते हैं। इनमें सरल ऊतक जैसे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। सरल ऊतक इनमें कौन कौन से होंगे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पेरेन्काइमा कोशिकाएं प्रायःवल्कुट, कोर्टेक्स, परिरम, पित्त तथा मज्जाकीर्ण में होती हैं।
प्राथमिक तने में प्रेरकायमी कोशिकाएं किसमें होंगी? वलकुट, परिरम, पित्त तथा मज्जाकिरण में होंगी। पत्तियों में भरण ऊतक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। कैसे होंगे ये? पतली भित्ति वाले और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और इसे पर्ण मध्योतक मेसोफिल कहते हैं। आगे देखते हैं सहवनी ऊतक तंत्र। सहवनी तंत्र में जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। सहवनी ऊतक तंत्र में जटिल ऊतक कौन कौन से होंगे? जाइलम जो जल का परिवहन करते हैं, फ्लोएम जो फूड का खाने का परिवहन करते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर सहवन बंडल बनाते हैं। सहवन बंडल क्या बनाएंगे? जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर बनाएंगे। चित्र 6.5 में देखते हैं हम। ये 6.5 चित्र है, इसमें सहवन बंडल का दिखाया गया है। ये क्या है? एक डायग्राम है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। बिखरी हुई अवस्था में संरचना दिखाई गई है। आगे पढ़ते हैं क्या कुछ दिया गया इसमें। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच केबियम होता है। क्या होता है? केबियम। किसमें? द्विबीजपत्री में। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को आप। द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच केबियम होता है। मेरे साथ ये लाइन रिपीट कीजिएगा। जो द्विबीजपत्री है में जाइलम तथा फ्लोएम के बीच केबियम होता है, ऐसे सहवनी बंडलों जिनमें केबियम होता है वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते हैं। क्या बनाएंगे? द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनाते रहेंगे। उन्हें खुला सहवन बंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में केबियम नहीं होता। चूंकि वे द्वितीयक ऊतक नहीं बनाते, इसलिए उनमें बंद सहवन बंडल होता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में केबियम होता है और वो उनमें लगातार द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम बनते रहते हैं। तो कैसा होगा? खुला सहवन बंडल होगा। और एक बीजपत्री पादप है उनमें केबियम नहीं पाया जाता, तो उनमें कैसा होगा? बंद सहवन बंडल होगा। देखते हैं डायग्राम में कैसा होता है। ये क्या है? फ्लोएम, ये जाइलम। तो इसमें ये क्या है? ऊपर से बंद। तो ये किस में होगा? एक बीजपत्री पौधों में। एक बीजपत्री पादपों में केबियम नहीं होता, इसमें केबियम नहीं है, तो ये बंद सहवन बंडल बनाते हैं। कैसा बनाएंगे? बंद सहवन बंडल। ऊपर से ये क्या है? बंद है। आगे हम देखते हैं ये फ्लोएम है, ये यहाँ पर बीच में केबियम आ गया, ये जाइलम आ गया। आप केबियम किस ऐसे डार्क कर लीजिएगा। ये संरचना कैसी होगी? केबियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? केबियम। ये किस में होता है? द्विबीजपत्री में। और इसमें ये कैसा है? ऊपर से खुला है, बंद नहीं है, तो इसमें लगातार द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम बनते रहते हैं। आगे देखते हैं हम। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को अरिय कहते हैं। ये वाला जो इसमें डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है? फ्लोएम है और इनकी भित्तियों पर क्या लगे हुए हैं? जाइलम बने हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे? अरिय कहते हैं। जैसे मूल में, ये किस में पाए जाते हैं? जड़ में। संयुक्त बंडल में जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। किस पर होंगे? एक ही त्रिज्या पर स्थित होंगे, जैसे तने तथा पत्तियों में। संयुक्त बंडल में जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे? एक ही त्रिज्या पर स्थित होंगे, जैसे तने तथा पत्तियों में। संयुक्त सहवन बंडल में प्राय फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। क्या कहा है कि जो संयुक्त सहवन बंडल है उसमें प्राय फ्लोएम है वो जाइलम के बाहर की ओर स्थित होगा। आगे हम करते हैं द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। मूल, तने तथा पत्तियों में ऊतक की संरचना का भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों के परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे द्विबीजपत्री मूल। सबसे पहले हम देखते हैं चित्र 6.6। ये है किसका है? द्विबीजपत्री मूल का। ये एक बीजपत्री मूल का है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं।
जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी मूल में क्या पाए जाते हैं? मूल रोम। सबसे बाहरी और क्या मिलेंगे? मूल रोम। मूल रोम का क्या काम होता है? मिट्टी से खनिज और पानी का अवशोषण करना। ये बाहरी त्वचा पर प्रेजेंट होते हैं। किस पर प्रेजेंट होते हैं मूल रोम? बाहरी त्वचा पर। बाहरी त्वचा के नीचे क्या होगा? वलकुट। क्या होगा? वलकुट, जिसे इंग्लिश में कोर्टेक्स कहते हैं। फिर अंत त्वचा, ये बाहरी त्वचा थी, फिर आंतरिक त्वचा हो गई। ये फिर प्रोटोजाइलम बनाता है। यहाँ पर इसके साथ अंत त्वचा के साथ क्या बनाएगा? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के बाद में क्या बनाएगा? मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम ये किसकी ओर जाएगा? परिरम की ओर। और बीच की जो गोलाकार संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? पित्त। और नीचे ये इसके साइडों में क्या बने हुए हैं? फ्लोएम। ये किसकी है? द्विबीजपत्री पौधों के मूल का अनप्रस्थ काट। आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी बाहरी त्वचा पर क्या प्रेजेंट होते हैं? मूल रोम। डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको, थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। बाहरी त्वचा पर क्या प्रेजेंट होते हैं? मूल रोम। किस पे प्रेजेंट होते हैं? बाहरी त्वचा पर। बाहरी त्वचा के नीचे क्या होगा? वलकुट। वलकुट के नीचे क्या होगी? अंत त्वचा। आप ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। सबसे बाहर बाहरी त्वचा होती है, बाहरी आवरण, उसके ऊपर क्या होगा? मूल रोम। मूल रोम के नीचे क्या हो गए? वलकुट। और फिर वलकुट के नीचे अंत त्वचा, आंतरिक त्वचा। और आंतरिक त्वचा में प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है परिरम की ओर। और बीच में गोलाकार स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या कहेंगे? पित्त। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। हमने किसकी देखी थी? मूल की। किसकी जड़ देखी थी? सूरजमुखी पौधे की। भीतरी ऊतकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी भित्ति को हम क्या बोलेंगे? बृहत्त्वचा। ये हमने देखा। और बृहत्त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? मूल रोम। इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। क्या होते हैं? नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती है जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है। क्या बनाएगी? एक कोशिकीय मूल रोम। वलकुट में पतली भित्ति वाले प्रेरकाम्य कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। मतलब बृहत्त्वचा के नीचे क्या होगी? पतली भित्ति वाली कई कोशिकाएं होंगी। ये क्या बनाएंगी? वलकुट। और वलकुट के नीचे क्या होगी? अंदर की कोशिका, अंतरा कोशिका। इनके बीच अंतरा कोशिकीय स्थान होता है। ये तो अंतत्वचा होगी, ये बृहत्त्वचा होगी। जो वलकुट के अंदर कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होगा? अंतरा कोशिकीय स्थान। जो बीच में दो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस बचता है उसे हम क्या कहेंगे? अंतरा कोशिकीय स्थान। ये वाला वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतत्वचा होती है। वलकुट की सबसे भीतरी परत क्या बनाएगी? अंतत्वचा, मतलब आंतरिक त्वचा, जिसमें नालाकार की कोशिकाएं एकल सतह होती है। नालाकार की कोशिकाएं क्या बनाएगी? एकल सतह। इन कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता। अंतत्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैसपेरी पट्टियों के रूप में जल का अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेरिन होता है। ये लाइन आप इम्पोर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कैसपेरी पट्टी क्या होती है। क्वेश्चन क्या बनता है? कैसपेरी पट्टी क्या होती है? कैसपेरी पट्टी ऐसी है कि जो अंतत्वचा के अंदर प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इन पट्टियों के अंदर, जैसे ये पट्टी होगी, आप नॉर्मल रूप से समझने के लिए ये एक पट्टी है। ये क्या है? कैसपेरी पट्टी बोलेंगे। तो ये किसके बीच में होंगी? अंतत्वचा के प्रेजेंट होगी। और इनमें सुबेरिन पदार्थ जमा होता है। यहाँ पर किनारों पर क्या होगा? सुबेरिन पदार्थ जमा होगा। तो ये क्या करेगी? जल का आगमन होने से रोकेगी, मतलब जल को आने जाने से रोकेगी, एक बैरियर के रूप में काम करेगी। कैसपेरी पट्टी आपको समझ में आ गई। पट्टी है तो आप ऐसे पट्टी के रूप में इसका डायग्राम बना लीजिएगा। और फिर साथ में इसमें क्या भर दीजिएगा? सुबेरिन पदार्थ का जमाव कर दीजिएगा कि ये जल का आगमन को रोकती है। मतलब जब H2O इसमें से प्रवेश करेगा तो ये इसको रोक देगी, कठोर होगी सुबेरिन के कारण। अंतत्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति प्रेरकाम्य कोशिकाएं होती है, जिसे परिरम कहते हैं।
अंतत्वचा है उसकी भीतर की ओर मोटी भित्ति जो बीच वाली होती है अंतत्वचा के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे? परिरम। ये मोटी भित्ति प्रेरकायमी कोशिकाओं से बनी होती है। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान सहवन केवियम तथा पार्श्व मूल प्रेरित होती है। और परिरम की जो कोशिकाएं होती है उनकी द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या बनेगा? सहवन केवियम पार्श्व मूल प्रेरित होती है। पार्श्व जो साइड से निकलने वाली आंतरिक छोटी जड़ें। पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। प्रेरकायमी कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम बंडल के बीच में है उन्हें कंजक्टिव उत्तक कहते हैं। प्रेरकायमी कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होंगी उन्हें कंजक्टिव उत्तक कहेंगे, जो दोनों को जोड़ने का काम करेगी। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के कितने खंड होंगे? 2 से लेकर 4 तक। इनके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक केवियम छल्ला बनता है। अंतत्वचा के अंदर की ओर सारे उत्तक जैसे परिरम, सहवन उत्तक तथा पित्त मिलकर एक रम्स्टेल बनाते हैं। अब ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आगे हायर क्लास के। अंतत्वचा के अंदर की ओर सारे उत्तक जैसे परिरम, सहवन उत्तक, पित्त मिलकर क्या बनाएंगे? रम स्टेल का निर्माण करेंगे। स्टेल का निर्माण किसके द्वारा होगा? परिरम, सहवन उत्तक, पित्त के द्वारा। तीनों के मिलने के बाद क्या बनेगा? परिरम। अब हम इसको एक मोटे तौर पे इसका डायग्राम समझते हैं। आप वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इनको आसान तरीके से समझिए। एक लाइन खींचिएगा, इसके ऊपर ये क्या है? बृहत्वचा है। ये लाइन क्या है? बृहत्वचा। इस पर ये क्या बने हुए हैं? मूल रोम। द्विबीजपत्री पौधों की क्या निशानी होगी? कि इनकी बृहत्वचा पर मूल रोम प्रेजेंट होंगे। फिर मूल रोम है तो इसके अंदर बृहत्वचा के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? वलकुट, कोर्टेक्स। ऐसे ये क्या है? वलकुट प्रेजेंट है। इन कोशिकाओं के बीच में जो ये स्पेस है इन्हें हम क्या कहेंगे? अंतरा कोशिका स्पेस। इसके बाद में अंतत्वचा होगी, आंतरिक त्वचा होगी। आंतरिक त्वचा को आप बना लीजिएगा कि इसमें कैस्पेरी पट्टी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैस्पेरी पट्टी। ये कौन सी पट्टी प्रेजेंट है? कैस्पेरी। ये पट्टी क्या करती है? इसमें सुबेरिन का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? सुबेरिन का, जो पानी के आगमन को रोकती है, आने जाने को रोकती है। इसके बाद में इसमें मोटी प्रेरकायमी कोशिकाओं की भित्ति बनती है। क्या बनेगी? मोटी प्रेरकायमी कोशिकाओं की भित्ति बनेगी, जो किसका निर्माण करेगी? परिरम का। किसका करेगी? परिरम का। और फिर इसके पास आसपास क्या बनेंगे? जाइलम और फ्लोएम के 7 बंडल बनेंगे। क्या बनेंगे? जाइलम और फ्लोएम के 7 बंडल बनेंगे, जो द्वितीयक वृद्धि के लिए भी सहायक होंगी। और साथ में इसमें रम स्टेल का निर्माण भी होता है, जो परिरम, सहवन उत्तक और पित्त मिलकर बनाते हैं। अब हम देखते हैं एक बीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल में सबसे मेन कारण तो ये है कि इसके सबसे मेन अंतर तो ये कि इसमें मूल रोम नहीं पाए जाते। इसके अंदर क्या नहीं पाए जाते? एक बीजपत्री पौधों की मूल में मूल रोम नहीं प्रेजेंट होते। हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये क्या है? एक बीजपत्री पौधों का डायग्राम। इसमें मूल रोम या तो एब्सेंट होते हैं, अगर होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे? या तो एब्सेंट होंगे या बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे। बृहत्वचा पर हाँ, उसके बाद वही सेम स्ट्रक्चर है। वलकुट है, परिरम है, अंतत्वचा, फ्लोएम है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पित्त, इनका निर्माण होता है। इसके बारे में देखते हैं अब हम। एक बीजपत्री मूल का शारीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शारीर के समान ही होता है। कैसा होता है? लगभग समान होता है। इसमें बृहत्वचा, वलकुट, अंतत्वचा, परिरम, 7 बंडल तथा पित्त होते हैं। सेम वही परिभाषाओं का यूज किया गया, उन्हीं नामों का यूज किया गया, वही स्ट्रक्चर होती है इनकी। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक बहुआदिदारुक होती है। क्या होती है? 6 से अधिक बहुआदिदारुक। जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है। एक बीजपत्री मूल में केबियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होगी।
एकबीजपत्री पौधे हैं उनमें एक तो मूल रोम की संख्या कम होंगी और दूसरा क्या होगा, केबियम भी एब्सेंट होगा। ये दो मेन अंतर है इसमें। क्या है, केबियम एब्सेंट होगा। आप इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, द्विबीजपत्री तना। एक पररूप सेसव द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती है। क्या होती है, एक पररूप सेसव द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती है। बृहत्त्वचा तना की सबसे बाहरी रक्षी सतह है। जो बृहत्त्वचा है, सबसे बाहरी आवरण है, वो तना क्या है, सबसे बाहरी रक्षा करने वाली सतह है। चित्र 6.7 ए को देखते हैं, द्विबीजपत्री तना। ये रहा, ये क्या है, सबसे बाहरी सतह। इस पर क्या होगा, ये बृहत्त्वचीय होगी। बृहत्त्वचीय दिखा रखिए। इसके नीचे क्या है, हाइपोडर्मस। बृहत्त्वचा के नीचे क्या दिखा रखा है, हाइपोडर्मिस। इसके नीचे पेरेनकाइमा, फिर स्टार्च छाद, फिर बंडल केप, 7 बंडल बना रहे हैं, मज्जा किरण बना रही है, मेडुला एवं पित्त। अब अनुप्रस्थ काट देखते हैं। बृहत्त्वचा है, ये क्या दिखा रखे हैं, त्वचीय रोम। कोलेनकाइमा, प्रेनकाइमा, स्टार्च आच्छद, स्क्लेरेनकाइमा, फ्लोएम, केबियम, प्रोटोजाइलम, पित्त। नीचे वाली स्ट्रक्चर क्या है, पित्त। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी होती है, मतलब तने की पर क्या पाई जाएगी, क्यूटिकल की परत प्रेजेंट होती है। तने पर क्या होती है, क्यूटिकल की परत प्रेजेंट होती है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्ति त्वचारोम तथा कुछ रंध्र होते हैं। इस पर क्या होंगे, कुछ त्वचारोम तथा कुछ रंध्र भी प्रेजेंट होते हैं। बृहत्त्वचा पर परिरम के बीच कोशिकाओं की बहुत सी सतह होती है, जिन्हें बलकुट कहते हैं। आप जब कोई भी छोटा पौधा देखोगे, उसके तने को छूकर देखोगे तो वो आपको ग्रीन कलर का हरा चिकना दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पे क्यूटिकल की परत होती है और त्वचारोम भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। बृहत्त्वचा, उसके नीचे क्या पाया जाता है, वलकुट। और वलकुट के कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र। बाहरी अधस्त्वचा, जिसे हाइपोडर्मिस कहेंगे, ये कोलेनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जो बृहत्त्वचा के नीचे होती है। ये सेसव तने को यांत्रिक सहारा देती है। क्या करेगी, सेसव तने को यांत्रिक सहारा देगी। वलकुट सतह अंतत्वचा के नीचे होती है। इनमें गोलाकार पतली भित्ति वाले प्रेनकाइमा कोशिका की कुछ परतें होती हैं। इसमें सुस्पष्ट अंतरा कोशिका स्थान होता है। अंतस्त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है। क्या कहा गया है, तने की जो सबसे भारी त्वचा होगी उस पर क्यूटिकल की परत प्रेजेंट होंगी और उसमें कुछ कोलेनकाइमा कोशिकाओं की परतें होती है जो क्या करती है, जो नया तना होता है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। फिर इसके नीचे क्या होता है, बलकुट प्रेजेंट होता है। बलकुट में क्या होता है, पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है। वो बृहत्त्वचा में तो कोलेनकाइमा कोशिकाएं होंगी, उसमें पेरेनकाइमा कोशिका होंगी और उसमें पेरेनकाइमा कोशिकाओं में क्या होगा, अंतरा कोशिकीय स्थान प्रेजेंट होता है। और अंतत्वचा मतलब आंतरिक त्वचा, वो क्या है, वलकुट की सबसे भीतरी सतह। यह हमने उसके डायग्राम लगभग कैसा है, जो मूल में हमने जो नाम पढ़े थे बार बार वही आ रहे हैं। जड़ की जो हमने अनुप्रस्थ काट को देखा था वही वर्ड यूज हो रहे हैं बार बार। और इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, जिसे स्टार्च आच्छद कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टार्च आच्छद। मतलब तने का जब हम नाम करेंगे तो इनमें स्टार्च की नलिकाएं मिलेंगी और उनमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है, उससे क्या बोलते हैं, स्टार्च आच्छद। ये किस में प्रेजेंट होता है, तने में, मूल में नहीं, तने में।
परिरम अंत त्वचा के नीचे फ्लोएम के ऊपर होता है। इसमें परिरम कहाँ होगा? अंत त्वचा के नीचे तथा फ्लोएम के ऊपर होगा। इनमें स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती है। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होगी? अर्धचंद्राकार समूह में होती है। सहवन बंडलों के बीच अरीय रूप में विन्यासित प्रेरकाइमा कोशिकाओं कुछ सतह होती है जो मज्जा किरण बनाते हैं। सहवन बंडल के बीच अरीय रूप में, अरीय आपने देखा था जिसमें फ्लोएम और जाइलम क्या होंगे? बिखरी हुई अवस्था में होंगे। सहवन बंडल के बीच अरीय रूप में विन्यासित प्रेरकाइमा कोशिकाओं कुछ सतह होती है जो मज्जा किरण बनाते हैं। बहुकोशिकीय सहवन बंडल एक छल्ले में होते हैं। सहवन बंडलों के छल्लों में बना होना द्विबीजपत्री तनों का गुण है। क्या है? द्विबीजपत्री तनों का गुण। प्रत्येक सहवन बंडल संयुक्त, मध्यदारुक तथा खुले होते हैं। कैसे होंगे? संयुक्त होंगे, मध्यदारुक होंगे और खुले होंगे। खुले होने मतलब क्या है? इनमें द्वितीयक वृद्धि होगी, केबियम प्रेजेंट होता है। जो खुले होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? केबियम। तने में पित्त केंद्र में होती है। इनमें गोलाकार प्रेरकाइमी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान होता है। और तने में जो पित्त है वो कहाँ होगा? केंद्र में होगा। और जो पित्त है उनमें प्रेरकाइमी कोशिकाएं होंगी। अगर प्रेरकाइमी कोशिकाएं होंगी तो उनमें अंतराकोशिकीय स्थान होगा ही होगा। ये कुछ नाम आप याद रख लीजिएगा, इंटररिलेट कर लीजिएगा। आपको एक चीज समझ में आ गई, सारी चीज अपने आप समझ में आ जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरे समझाने में या फिर बताने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट जरूर क्लियर कर लेना, लेकिन अपने कंसेप्ट जरूर क्लियर करना। अब हम देखते हैं आगे एक बीजपत्री तना। सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। ये किसका डायग्राम है? एक बीजपत्री तने का। बृहत्त्वचा है, नीचे इसकी क्या होगी? हाइपोडर्मिस। इसमें क्या है? सेवन बंडल दिखा रखे, व्रणोत्तक दिखा रखे। बृहत्त्वचा, हाइपोडर्मिस, सेवन बंडल, यहाँ पर व्रणोत्तक। अब इसकी थ्योरी को देखते हैं। एक बीजपत्री तने का शारीरिक रचना द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है। कैसी है? कुछ भिन्न है, लेकिन ऊतकों के विन्यासित रहने के क्रम में कोई अंतर नहीं है। ऊतक की व्यवस्था सेम वैसी है जैसी द्विबीजपत्री तने में है। चित्र 6.7 में आप देखें कि एक बीजपत्री तने की बृहत्त्वचा पर त्वचा रोम नहीं होते। क्या नहीं होते? उसकी तने पर भी त्वचा रोम एब्सेंट होते हैं और मूल पे भी त्वचा रोम या तो एब्सेंट है या बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। और उसके मूल में भी उसमें केबियम प्रेजेंट होता है। एक बीजपत्री में कि मूल में केबियम एब्सेंट होता है। इसमें देखते हैं, इसमें त्वचा रोम नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट अंतर है इसका। एक बीजपत्री तने में अर्ध त्वचा स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एक बीज अर्ध त्वचा किसकी होगी? स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की। उसमें किसकी बनी हुई थी? कोलेनकाइमा कोशिका की। द्विबीजपत्री तने में किसकी बनी हुई थी? अर्ध त्वचा कोलेनकाइमा की। और इसमें किसकी बनी हुई है? स्क्लेरेनकाइमा की। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे ये अंतर। एक तो इसमें त्वचा रोम प्रेजेंट होते हैं द्विबीजपत्री तने में, इसमें त्वचा रोम एब्सेंट होते हैं। इसकी अर्ध त्वचा किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। और द्विबीजपत्री तनों में अर्ध त्वचा किसकी थी? कोलेनकाइमा की। बलकुट में कई सतह होती है, उसके बलकुट में कई सतह थी और किसकी बनी होती? पेरेनकाइमा की। हम बात करें द्विबीजपत्री तने की, उसके बलकुट किसकी बनी हुई थी? पेरेनकाइमा की, जिनमें अंतराकोशिकीय स्थान था। इनमें क्या है? वलकुट में कई सतह होती हैं। इनमें बहुत से बिखरे हुए सेवन बंडल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत से बिखरे हुए सेवन बंडल। इनके सेवन बंडल के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमी बंडल आच्छाद होता है। क्या? स्क्लेरेनकाइमी बंडल आच्छाद होगा। और उसमें कौन सा था? स्टार्च आच्छाद। द्विबीजपत्री पौधों में क्या था? स्टार्च आच्छाद था। और इसमें स्क्लेरेनकाइमी आच्छाद है। उसमें स्टार्च प्रेजेंट था उनके तनों में। सेवन बंडल संयुक्त तथा बंद हो सकते हैं। परिधीय सेवन बंडल प्राय छोटे केंद्र में बड़े होते हैं। सेवन बंडल में फ्लोएम प्रेरकाइमा नहीं होते और जड़ रखने वाली गुहिकाएं होती है। मतलब एक बीजपत्री तना है और द्विबीजपत्री तने में हम क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे कि द्विबीजपत्री तना है। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा फ्रेंड, आपको याद हो जाएगा। उसमें त्वचा रोम पाए जाते हैं द्विबीजपत्री तने में।
और एक बीजपत्री तने में त्वचा रोम एब्सेंट होते हैं। द्विबीजपत्री तने की जो आधा त्वचा वो कोलेनकाइमा की बनी होती है और इसकी आधा त्वचा किसकी होगी, स्क्लेरेनकाइमा की होगी। उसके बलकुट में पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है जिनमें अंतरा कोशिकाएं स्थान प्रेजेंट होता है और उसमें स्टार्च आच्छद पाया जाता है। और एक बीजपत्री तने में कौन सा आच्छद पाया जाएगा, स्क्लेरेनकाइमी बंडल आच्छद पाया जाएगा। आगे हम देखते हैं पृष्ठाधार द्विबीजपत्री पत्ती। अब हम किसका देखेंगे, पत्ती का। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये द्विबीजपत्री का पत्ती का अनुप्रस्थ काट है। अभक्ष्य बृहत्वचा, सबसे भारी त्वचा को हम क्या कहेंगे, बृहत्वचा। उसके नीचे क्या होगा, खम्भ। फिर खम्भ के अंदर क्या होगा, बंडल छाद। ये क्या है, बंडल छाद, जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ मध्योतक लगे होते हैं और इनमें वायु गुहिका प्रेजेंट होती है जो स्पंजी होती है। पर्ण मध्यो मोरक होता है। उपरंध्री गुहिका एबैक्सियल अपाक्ष बृहत्वचा प्रेजेंट होते हैं और बृहत्वचा के नीचे वाली स्थान पर रंध्र बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऊपर वाले में रंध्र हो भी सकते हैं और नहीं भी। पत्ती का आपको डायग्राम समझो, क्या दिखा, सबसे भारी क्या होती है, त्वचा, जिस पर रंध्र हो भी सकते हैं ऊपरी परत पर और नहीं भी। उसके नीचे क्या होता है, खम्भ पर्ण होता है मध्योतक। उसमें बंडल छाद होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। वायु गुहिका प्रेजेंट होती है पत्तियों में जो वायु का या गैसों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। ये स्पंजी होती है। पर्ण मध्योतक मध्यमोरक होती है, मतलब इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ऊपरी रंध्री गुहिका एबैक्सियल अपाक्ष बृहत्वचा और रंध्र। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पृष्ठाधार द्विबीजपत्री पत्ती। पृष्ठाधार पत्ती के फलक के लंबवत काट तीन प्रमुख भागों जैसे बृहत्वचा, पर्ण मध्योतक तथा सेवन तंत्र दिखते हैं। क्या दिखेंगे, इसमें तीन प्रमुख भाग दिखेंगे, बृहत्वचा, पर्ण मध्योतक और तथा सेवन तंत्र दिखते हैं। बृहत्वचा जो ऊपरी स्थ है अभ्यक्ष बृहत्वचा तथा निचली स्थ अपाक्ष बृहत्वचा को घेरे रखती है। बृहत्वचा होती है ऊपरी वाली को तो हम अभ्यक्ष बृहत्वचा और निचली वाली को अपाक्ष बृहत्वचा कहेंगे। उस पर क्यूटिकल होती है। उस पर क्या होगी, क्यूटिकल, जो पानी की हानि होने से रोकती है। निचली बृहत्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक होते हैं। मतलब जो नीचे की बृहत्वचा होती है उस पर ऊपर की जो बृहत्वचा होती है उसकी कंपेयर में रंध्र की संख्या ज्यादा होती है। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं, दोनों ही बात हो सकती है। ऊपरी तथा निचली बृहत्वचा के बीच स्थित सभी ऊतकों को पर्ण मध्योतक कहते हैं। जो ऊपर और नीचे की जो बृहत्वचा होती है उनके बीच में जितने भी ऊतक आएंगे उन्हें क्या कहेंगे, पर्ण मध्योतक। पर्ण मतलब पत्ती, मध्य मतलब बीच के, ऊतक मतलब ऊतक। पर्ण मध्योतक मतलब पत्तियों के बीच के ऊतक। पर्ण मध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पर्ण मध्योतक में क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे और जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेंगे। प्रेनकाइमा कोशिकाओं से बनते हैं। इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी, एक तो खम्भ प्रेनकाइमा, दूसरी स्पंजी प्रेनकाइमा। खम्भ प्रेनकाइमा ऊपरी बृहत्वचा के बिल्कुल नीचे होती है। कैसी, ऊपरी बृहत्वचा है उसके बिल्कुल नीचे होंगी। इनकी कोशिकाएं लंबी होती है। कैसी होंगी, लंबी। ये लंबवत समानांतर होती है। स्पंजी प्रेनकाइमा खम्भ कोशिकाओं के नीचे होती है और निचली बृहत्वचा तक जाती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार तथा गोल होती है। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान वायु गुहिकाएं होती हैं। ये वायु गुहिकाएं क्या करती है, गैसों के आदान प्रदान करने में सहायता करती है। सेवन तंत्र में सेवन बंडल होते हैं। सेवन तंत्र में क्या होगा, सेवन बंडल। इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा सेवन बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होता है। इन बंडल की सिराओं तथा मध्य सिरा सेवन बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होगा। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास से भिन्न होती है।
सहवन बंडल संयुक्त बहिफ्लोएम सॉरी फ्रेंड्स तथा मध्यधारुक होते हैं। प्रत्येक सहवन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होगी जो संघन होगी। इसे बंडल आच्छाद कहेंगे। देखें चित्र सहवन बंडल का जाइलम के स्थान को देखिए, बहुत ही इजी सा है। इसका क्या कहा गया है कि दो परत होती है, ये बाहरी परत होती है, एक पत्ती है। अच्छे से समझाते हैं इसको आप। ये क्या है, एक पत्ती है। ये इसकी क्या है, ऊपर वाली पत्ती का डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं। ये एक पत्ती है, इसकी दो परतें हैं, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली। जो ऊपर वाली है इस पे रंध्र या तो प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं भी, लेकिन नीचे वाली में रंध्र बहुत ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होंगे। रंध्र मतलब छिद्र, जो गैसों के और पानी के वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। फिर ये बृहत्त्वचा है, इसमें कौन सी, इसके नीचे कौन सी होंगी, खम कोशिकाएं, जो लंबी होगी। कैसी होगी, लंबी। खम कोशिकाओं के नीचे कौन सी होंगी, खम कोशिकाओं के नीचे गोलाकार में कौन से होंगे, रंभ कोशिका। और एक इसमें क्या बताया गया है, जो ऊपरी परत और नीचे वाली परत के बीच के जितने भी उत्तक होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, पर्ण मध्योत्तक। मतलब पर्ण मतलब पत्ती, मध्य मतलब बीच के, और उत्तक मतलब पत्ती के बीच के उत्तक। उन सभी को क्या कहेंगे, पत्ती के बीच के उत्तक। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो किस में हेल्प करता है, उनके प्रकाश संश्लेषण में, और उनको हरा रंग प्रदान करता है। और इनके अंदर क्या हो गए, जो पर्ण मध्योत्तक होते हैं उनमें सहवन बंडल का आच्छद बना होता है। इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक बीजपत्री का डायग्राम और देख लेते हैं। एक बीजपत्री पत्ती का, ये एक बीजपत्री का है। ये ब्रहा ऊपरी परत, ये नीचे वाली परत। नीचे वाले में रंध्रों की संख्या ज्यादा हो गई, बीच वाले क्या होंगे, पर्ण मध्योतक, और इसमें क्या होगा, फ्लोएम। अब इसकी देखते हैं क्या कुछ बता रखा है। समृद्धि पार्श्व एक बीजपत्री पत्ती। एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही होता है। मतलब किसके समान होगा, लगभग समान ही होगा, लेकिन उसमें कुछ भी भिन्नता देख भी सकते हैं। उसमें ऊपरी तथा निचली बृहत्त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है। ऊपरी और निचली बृहत्त्वचा पर कैसी होंगे, एक समान क्यूटिकल होंगे। उनमें दोनों स्तर पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होगी। द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां होती है, उनमें तो जो नीचे की सतह होती है उनमें रंध्रों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां होती है उनमें रंध्रों की संख्या लगभग समान होंगी। जितने रंध्र ऊपर होंगे, ऊपरी परत पर होंगे, उतने ही रंध्र निचली परत पर होंगे। आगे देखते हैं। घास में ऊपरी बृहत्त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली तथा रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को आर्द्रव तत्व कोशिका कहते हैं। घास की कुछ कोशिकाएं हैं वो क्या होंगी, खाली और रंगहीन होंगी। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आर्द्रव आवर्ध तत्व कोशिका कहते हैं। जब कोशिकाएं सफेद होती है तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों के खुलने में सहायता करती है। कैसी हो, जब सफेद होगी तो मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करेगी। वाष्पोत्सर्जन की दर होने पर ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए मुड़ जाती है। एक बीजपत्री पत्तियों में शिरा विन्यास समांतर होता है। आपने देखा होगा जो घास में पानी की कमी होती है तो वो अपनी पत्तियां मुड़ी हुई होती है, अपने आप को मोड़ लेती है, लेकिन जैसे उनमें पानी डालते हैं तो वो पत्तियां ऐसे फैल जाती है घास की। और जो एक बीजपत्री या घास की आप पत्तियां देखेंगे उनमें कौन सा शिरा विन्यास होगा, समानांतर। गेहूं में, घास में, मक्के की, गन्ने के पौधों में आप देखेंगे इनका शिरा विन्यास कैसा होगा, समानांतर। और द्विबीजपत्रियों के पौधों का शिरा विन्यास कैसा होता है, जलिकावर्त होता है। इनका ऐसा होगा, एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाएगा। और घास के, गेहूं के, मक्का के, गन्ना के, इनके पौधों में कैसा होगा शिरा विन्यास, समानांतर। आगे देखते हैं। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती का लंबवत काट देखते हैं। इनमें सहवन बंडल का माप भी एक समान होता है। फ्रेंड्स,
आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादा वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा और समझने में भी दिक्कत आएगी। कल की क्लास में हम द्वितीयक वृद्धि करेंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लें। साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं हो सकता। और जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर करवाइएगा। और जितने ज़्यादा आप स्टूडेंट लेके आओगे इस चैनल पे, हम उतने अच्छे कॉन्टैक्ट के साथ आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।